हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो ये देखिए, आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है प्रीपोजिशन का। और हम लोग समझते हैं इस चैप्टर को कि प्रीपोजिशन क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रीपोजिशन शब्द में ही इसके अर्थ छुपे हैं, ठीक है ना। प्री पोजिशन, प्री मीन्स व्हाट? प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन मीन्स द प्लेस, ठीक है ना, जगह जहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ, निश्चित तौर पर यह किसी के पहले इसका प्रयोग होने वाला है। लेकिन किसके पहले, ये समझते हैं। ये देखो, प्रीपोजिशन का यहाँ कुछ नोट्स लिखा है जो ये कह रहा है कि प्रीपोजिशन क्या है? एक वर्ड है। दिस इज अ वर्ड जो किसके पहले प्रयोग होता है? यूज बिफोर अ noun, right? Used before a noun or a pronoun. तो इससे क्या मतलब हुआ? Preposition is a word that is used before a noun or a pronoun. अब noun या pronoun के पहले प्रयोग होकर के ये करता क्या है? तो सेकंड पॉइंट में यहां जैसा लिखा है, आप लोग नोट करते चलिएगा इन बातों को, that it establishes relation of the noun and the pronoun with other words. क्या करता है ये? प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर के नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन स्थापित करता है उस वाक्य में छिपे दूसरे शब्दों के साथ। अब कैसे करते हैं इस बात को, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे यहां पहला एग्जाम्पल है कि देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल, देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल। तो व्हाट यू हैव टू नोट ओवर हियर इज दैट अंडर इज द प्रीपोजिशन ओवर हियर। ये अंडर क्या है? एक प्रीपोजिशन है। और किसके पहले इसका आया है प्रयोग? तो टेबल के पहले। व्हाट इज टेबल? इट इज अ नाउन, ओके। और ये बॉक्स, ये क्या है? ये भी एक शब्द है, ये भी एक नाउन है। तो बॉक्स अंडर द टेबल मतलब ये जो अंडर है, बॉक्स और टेबल का रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है। विद द यूज ऑफ प्रीपोजिशन यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज बॉक्स एंड टेबल। अगर ये प्रीपोजिशन नहीं होता तो फिर इसका पोजिशन हमको समझ में नहीं आता कि बॉक्स और टेबल के बीच में क्या संबंध है। सो it is establishing relation of box with the table in the sentence, right? Now second example, she does not agree with you. She does not agree with you. Okay, ये with एक preposition है, right? and you क्या है? pronoun है। और agree एक verb है। तो इस pronoun का इस agree के साथ with जो है relation establish कर रहा है। अन्यथा इस agree और you में कोई relation नहीं होता और ये वाक्य गलत हो जाता, या फिर कह लीजिए इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। सो हियर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी आर नोइंग दैट प्रीपोजिशन एस्टैब्लिशेस रिलेशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन बिफोर विच इट इज यूज्ड विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ही इज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट। ओके, ये वर्ड है अशेम्ड, ये ऑफ है इसका प्रीपोजिशन, और ये कंडक्ट एक नाउन है। ओके, तो अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, वह अपने व्यवहार से शर्मिंदा है, अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा है। तो ये ऑफ रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है अशेम्ड का इसके कंडक्ट के साथ, राइट। तो इतनी सारी बातों से अब हमको ये समझ में आ गया है कि प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशन इज वर्ड, व्हाट इट डज, इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन, एंड व्हाट एक्चुअली इट डज, इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। ओके, अब देखो, मुख्य तौर पर इसकी जो बातें मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को यहां से, कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं है। कुछ अपवाद भी हैं इसके, जहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग ठीक नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज नहीं होता है। इसका प्रयोग हम वाक्य के अंत में कभी कभी कर लेते हैं, या कभी कभी हम वाक्य के शुरुआत में भी करते हैं। अब इस बातों को समझते हैं, इन अपवादों को समझते हैं कि कहां पे ऐसा ऐसा कार्य हम करते हैं। ये देखो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन इनसे संबंधित है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हम हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं करते हैं। किन किन कंडीशन में, उसको समझना है। तो पहला बात यहां देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। दिस इज द मैन दैट आई लिव्ड विथ। ये देखो, ये प्रीपोजिशन विथ यहां पे आया है, वाक्य के अंत में आया है। ओके, क्यों आया है? बिकॉज ऑफ दिस दैट। एंड व्हाट is that over here? This that is a relative pronoun, okay? और ये किस केस में है? तो ऑब्जेक्टिव केस में।
तो अगर ऐसा कोई वाक्य रहे तो इस केस में हम इस दैट रिलेटिव प्रोनाउन के साथ वी विल यूज द प्रीपोजिशन एट द लास्ट। दूसरा बात ये भी समझ सकते हो कि यू कैन ऑल्सो रिमूव दिस दैट फ्रॉम दिस सेंटेंस। दिस सेंटेंस वोंट बी रॉन्ग इफ यू रिमूव दिस दैट फ्रॉम हियर, लाइक दिस इज द मैन आई लिव्ड विथ, दिस इज द मैन आई लिव्ड विथ। तो इस तरह से भी हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। हियर इज द पेन दैट यू आर लुकिंग फॉर। फिर से देखो, ये फॉर का पोजीशन अंत में है और ये दैट लगा हुआ है, सेम रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसको आप चाहो तो यहां से हटा भी सकते हो। हियर इज द पेन यू आर लुकिंग फॉर, इन दिस वे ऑल्सो यू कैन राइट द सेंटेंस, इट वोंट बी रॉन्ग एट ऑल, राइट। So what we understood from this point that if we are using that as a relative pronoun or whom as a relative pronoun, we in that sentence we will have to use that the preposition in the last of the sentence, okay। और हम सेंटेंस बनाने का दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, उस रिलेटिव प्रोनाउन को उस वाक्य से हटा करके भी सेंटेंस का निर्माण हो सकता है। तीसरा एग्जांपल जैसे कि हम समझ रहे हैं यहां पर, दिस इज द मैन whom, or you can also use that over here, I wanted to talk to last में लगा है, okay, which means that you can also remove whom or that from this sentence. This is the man I wanted to talk to, यही वह व्यक्ति है जिससे मैं बात करना चाहता था, right। तो in this way we see that in all these sentences to, for, with are being used at the last of the sentence, means it is creating an exception case। तो ये पहला एक्सेप्शन हम इसको यहां से समझ लिए। ना दूसरे केस में आते हैं, दूसरे एक्सेप्शन को समझते हैं। which, that और whose, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर इनका प्रयोग भी हम करते हैं तो इनके साथ भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कभी कभी अंत में करते हैं या फिर शुरुआत में भी हो सकता है। जैसे कि देखो, which room do you live in, in is used in the last of the sentence। इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता था। कैसे लिखा जा सकता था? तो in which room do you live? This is also the way of writing this question, writing this sentence, okay। तो दो तरीके यहां समझ में, ये देखो दोनों अपवाद आ गया ना, यहाँ पर in which, in से शुरुआत हो रहा है, यहाँ in, ये अंत में जा रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट, what is he talking about? ये about देखो कहां है, अंत में, राइट। अब इसको चाहो तो शुरुआत से भी कर सकते हो, अबाउट व्हाट इज ही टॉकिंग, ओके। दिस इज ऑल्सो वन अदर वे, दिस इज ऑल्सो द अदर वे ऑफ राइटिंग दिस सेंटेंस, राइट। नाउ द थर्ड एग्जांपल, whose house do you live in? Again, in has been used at the last, right? इसको आप इनको शुरुआत में भी करके बोल सकते थे, कैसे? In whose house do you live? Right? इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है हमारा where। अगर ये where इंट्रोगेटिव वर्ड के तौर पर यूज हो रहा है तो फिर इसके साथ भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग अगर करना हो तो अंत में कर सकते हैं। जैसे where are you coming from, ठीक है, where are you coming from, preposition used at the last of the sentence, right? Now fourth exception, I have a pen to write with। अब देखो यहां पर to write with है, ये to क्या है, this to is infinitive case। what is it? infinitive case। infinitive case क्या होता है? तो 2 plus v1 को हम infinitive बोलते हैं, 2 plus v1 को हम क्या बोलते हैं, infinitive बोलते हैं, राइट। तो उसी तरह से अगर infinitive का प्रयोग किया गया है और उसके तो फिर उसके साथ भी हम प्रीपोजिशन को अंत में अटैच करते हैं, इफ सेंटेंस आस्क्ड टू डू सो। तो आई हैव अ पेन टू राइट विथ, ये इंफिनिटिव फ्रेज था, प्रीपोजिशन लास्ट में यूज हुआ, राइट। नाउ another example, what we can say is that she has a beautiful house to live in। again 2 plus v1, she has a beautiful house to live and then in। सिर्फ live पे छोड़ दोगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, live in, ओके। आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिफ्थ एक्सेप्शन जो हमको समझना है वो ये कि अगर पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं तो पैसिव वॉइस में जनरली प्रीपोजिशन अंत में ही यूज होता है। जैसे कि द पेशेंट हैज बीन ऑपरेटेड ऑन,
द पेशेंट हैज बीन ऑपरेटेड ऑन, ये एक प्रीपोजिशन फ्रेज भी है, ऑपरेटेड ऑन, ऑपरेट के साथ ऑन लगता है, तो इस तरह से भी समझ सकते हो, द पेशेंट हैज बीन ऑपरेटेड ऑन। या फिर दूसरा एग्जांपल हम समझ सकते हैं, द केस हैज बीन इंक्वायर्ड इनटू, द केस हैज बीन इंक्वायर्ड इनटू लास्ट प्रीपोजिशन। तो पैसिव वॉइस में भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग हम अंत में करते हैं। तो ये सारे जो एक्सेप्शंस बताए मैंने, ठीक है, एक्सेप्शन में जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करना हुआ, उस समय प्रीपोजिशन का प्रयोग लास्ट में होता है। उसके बाद विच, व्हाट, हुज, वेयर, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, इन क्वेश्चन वर्ड के साथ भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग लास्ट में कर सकते हैं, और वी कैन यूज इट इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, राइट। उससे नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो ये कि अगर इन्फिनिटिव फ्रेज आ रहा है तो इन्फिनिटिव फ्रेज के साथ भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग अंत में करते हैं, राइट। और फिर लास्ट में हमने समझा कि पैसिव वॉइस में भी अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना हुआ तो उसका प्रयोग हम कहां करते हैं, अंत में करते हैं। तो ये सारे एक्सेप्शन हो गए इसके कि भाई नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है, तो ये हर केस में संभव नहीं है। देयर आर सेंटेंसेस जहां पर इस रूल को हम तोड़ते हैं और फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग अंत में या शुरुआत में करते हैं। ओके, एक और बात जो मैं समझाना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इस पार्ट के माध्यम से, कि फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं जहां पर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को लगा करके अर्थ निकाला जाता है, उसमें भी हम प्रीपोजिशन को वर्ब के बाद रखते हैं, राइट। वी पुट द प्रीपोजिशन आफ्टर द वर्ब इन फ्रेजल वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल लुक आफ्टर, फॉर एग्जाम्पल ब्लो अप, फॉर एग्जाम्पल मूव इन। So there are so many prepositional phrases. In every case, we put the preposition after the verb to mean something. Okay? तो ये हमारा प्रीपोजिशन से संबंधित पहला पार्ट का वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे और फिर समझ करके इन सारी बातों को नोट करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हुआ आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।